नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टेट 2019 के प्राइमरी पेपर के मैथमेटिक्स पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। वर्ष 2011 से अब तक यूपी टेट के जितने भी पेपर हुए हैं वर्षवार सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। आयत जो होता है वो दो भुजाओं वाली आकृति होती है, ठीक है। अब दो भुजाओं वाली आकृति में अगर लंबाई में या फिर चौड़ाई में वृद्धि या फिर कमी की जाए तो फाइनल जो उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया कि इसकी लंबाई में 60% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में कमी की जाए। तो जहाँ पर वृद्धि आएगा वहाँ पर पॉजिटिव वाला साइन लेंगे और जहाँ पर कमी आएगा वहाँ पर निगेटिव वाला साइन लेंगे। आगे क्या बोला जा रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो। परिवर्तन कब नहीं होगा? जब लंबाई में वृद्धि की जा रही है और चौड़ाई में कमी की जा रही है। जब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा यानी कि ये बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगा, यानी कि फाइनल जो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन है वो 0 होगा, ठीक है। चलिए अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू को रखते हैं। कहा जा रहा है कि लंबाई में 60% की वृद्धि, तो x की जगह हम लोग कितना लेंगे? प्लस 60 लेंगे। और कमी किसमें कहा जा रहा है? चौड़ाई में। अगर y को हम लोग चौड़ाई मान लें तो इसमें कमी को हम लोग निगेटिव में डिनोट करेंगे और इसमें कमी कितना हो रहा है वो हमें ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। और उसके बाद से देखिए x की जगह 60 और y की जगह माइनस वाई लेंगे तो यहाँ पर गुणा कर देंगे दोनों का, तो ये हो जाएगा माइनस का 60y और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँ 100 का, या तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर दीजिए। दोनों एक ही चीज़ है। दोनों पक्षों में अगर मैं 100 से गुणा कर देता हूँ तो देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 6000 माइनस 100y माइनस 60y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखिए 100y यहाँ पर है और 60y यहाँ पर है और दोनों निगेटिव में, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 160y और इन दोनों को मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? 160y बराबर 6000 आ रहा है, ठीक है। तो y का मान हमें निकालना है, कितने प्रतिशत कमी होगी, तो क्या करना होगा हमें? 6000 डिवाइडेड बाई 160 कर देते हैं। अब अगर 10 से 10 काट दें और इसको मैं देखिए यहाँ से मैं 8 से काटता हूँ तो 8 दूनी 16 और 8 से इसको काटेंगे तो 8 सत्ते 56, 4 बचा और 40 हो गया, 8 पच्चे 40, 75/2। अब 2 से काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा? देखिए 2 तियाँ 6, 1 हाथ में बचा, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा दशमलव और 2 पच्चे 10, 37.5%। देखिए विकल्प में 37.5% ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। यानी कि उस आयत का क्षेत्रफल ना बदले इसके लिए जरूरी ये होगा कि उसकी चौड़ाई में 37.5% की कमी की जाए। विकल्प नंबर 4 सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे को ध्यान से देखिए। अगर वो कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर समान हो जाए तो वो जो कमरा होगा वो एक घन बन जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है कि घन का जो आयतन है वो उसकी भुजाओं के लंबाई के योग के बराबर है। घन का आयतन जो होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये घनाभ होता तो घनाभ में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई उसकी आयतन होती है। अब चूंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है इसीलिए तो ये घन हो गया है। जब तीनों समान है तो तीनों का जो आप गुणा करेंगे तो इसका आयतन क्या आएगा? आयतन जो आएगा इसका भुजा क्यू आएगा, और भुजा अगर मैं ए मान लूँ तो इसका आयतन ए क्यूब आ जाएगा। कहा गया कि उसकी भुजाओं के योग के बराबर है। एक घन में टोटल कितनी भुजा होती है आप स्क्रीन पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यानी कि टोटल इस घन में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। हमसे क्या बोला गया कि इसका जो आयतन है वो इसकी भुजाओं के योग के बराबर है। अब सभी भुजाएं जब ए है तो उसको 12 बार जोड़ेंगे तो इसका टोटल योग क्या आ जाएगा? 12a आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ए क्यूब और इस ए को नीचे यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर नीचे लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। बराबर 12 अगर रखें तो 1a से
इसको अगर हम लोग देखें ए क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए गुड़े ए लिख सकते हैं। तो एक ए से एक ए कट गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ए स्क्वायर बराबर 12। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बताइए। देखिए यहाँ पर जो घन था, आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे को ध्यान से देखिएगा। इसमें जो छत है और जो फर्श है, इसके अलावा जो 4 दीवारें हैं, वो अलग अलग फलक बोली जाती हैं, और प्रत्येक फलक का जो क्षेत्रफल होगा उसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। अब जैसे छत का आपने निकाला तो वो छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा, फर्श का निकाला तो वो फर्श का बोला जाएगा, और अलग अलग दीवालों का निकाला तो अलग अलग दीवालों का वो बोला जाएगा। क्योंकि ये घन है इसलिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है। तो छत में देखिए वहां पर क्या है, उसमें ऊंचाई तो होगा नहीं, छत में केवल लंबाई और चौड़ाई है। इसी तरीके से जब आप दीवालों की बात करेंगे तो उसमें ऊंचाई होगा और या तो लंबाई होगा या तो चौड़ाई होगा। आप अपने जिस कमरे में बैठे हो उसमें ध्यान से देख लीजिए। चूंकि ये वर्ग बन रहा है इसलिए लंबाई चौड़ाई या फिर ऊंचाई की जब आप बात करेंगे तो ये सब बराबर होंगे, इसलिए इसका क्षेत्रफल जो होगा वो ए स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। अब चूंकि 6 पृष्ठ बन रहे हैं, देखिए छत और फर्श 2 हो गया और 4 दीवारें, टोटल मिलाकर के 2 और 4 6 हो गया। तो यानी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर के बराबर होगा। अभी हमने इसको सॉल्व किया, ए स्क्वायर का मान हमारा कितना आया था, 12 आया था, यानी 6 गुणे 12, 12 छक 72, हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 72। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 रुपये है। वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमशः 10% और 15% बढ़ करके 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था? तो यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने के 2 विधि हो सकते हैं। या तो 2016 का वेतन आप x मान लीजिए, पहले उसमें 10% की वृद्धि हो गई होगी तो 2016 से वो 2017 में आया होगा, और 2017 में फिर से 15% की वृद्धि हुई होगी तो वो 2018 में आया होगा। तो ये कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी पड़ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी पड़ जाएगा। तो अभी पहले वाले प्रश्न में जब हम लोग के पास 2 बार लगातार परिवर्तन किया गया तो फाइनल परसेंटेज में कितना परिवर्तन होता है ये अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो जैसे देखिए हम लोगों ने क्या किया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 किया था। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि 2016 में और 2017 में जब उसके वेतन में वृद्धि हुई तो फाइनल उसका वेतन कितना वृद्धि हुआ प्रतिशत में, ये हम निकालना चाहते हैं। तो पहले एक्स का मान दोनों बार क्या हो रहा है, दोनों बार वृद्धि हो रहा है, दोनों बार वृद्धि हो रहा है, तो एक्स और वाई दोनों का मान हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो एक्स की जगह मैं 10 रखता हूँ, वाई की जगह मैं 15 रखता हूँ, और प्लस एक्स वाई यानी 10 गुणे 15 यानी कि 150 डिवाइडेड बाई 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ से करेंगे तो 1 दशमलव लग जाएगा और ये नीचे वाला खत्म हो जाएगा। यानी कि 10 और 15 25 और 1.5 26.5% का टोटल उसके 2016 के वेतन में परिवर्तन होकर के 2018 का वेतन उसका 1,26,500 हुआ। ठीक है, यानी कि उसके टोटल सैलरी में कितनी परिवर्तन हुई, 26.5%। अब 2016 में जितनी भी उसकी सैलरी रही होगी वो कितना रहा होगा, वो जाहिर सी बात है 100% को रिप्रेजेंट कर रहा था, और 2018 में आते आते उसकी सैलरी 2016 की सैलरी से कितनी बढ़ गई, 26.5% बढ़ गई। अब ये जो टोटल 2016 में सैलरी थी और जो वृद्धि टोटल हुई उन दोनों को मिलाकर के 2018 में ये फाइनल उसकी सैलरी बनी, यानी कि 126.5% रिप्रेजेंट करता है कितने को, 1,26,500 को। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 100 की। क्यों? क्योंकि 100% हम किसको मान करके चल रहे हैं, 2016 में सैलरी को। तो इसका सीधे सा यूनिटरी मेथड अगर हम लोग अपना दें, यहाँ पर लगा दें तो क्या हो जाएगा, देखिए 1,26,500 था यहाँ पर, ठीक है, 1,26,500, और ये क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई 126.5 और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, और ये जो परसेंटेज यहाँ पर भी है, परसेंटेज यहाँ पर भी है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यानी कि उसको लिखे या ना लिखे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, नीचे वाली संख्या देखिए और ऊपर वाली संख्या देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस दशमलव का यहाँ पर अंतर है। अगर इस संख्या में हम लोग भाग दें तो ये कितनी बार में जाएगा, 1000 में जाएगा। इसको ऐसे समझिए, अगर यहाँ पर दशमलव होता तो ये और ये पूरी तरीके से कट जाता एक बार में। अब इस दशमलव को, ये दशमलव यहाँ ना होकर के यहाँ है, यानी कि कितनी, 1 2 3, यानी 3 जीरो यहाँ पर और लगाना पड़ेगा, यानी सीधे तौर पर 1000, और ये 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो 1000 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 1 लाख आएगा। देखिए 3 जीरो ये और 2 जीरो ये मिलाकर के टोटल 1 लाख बन जाएगा। यानी कि 2016 में उसकी सैलरी कितनी थी, 1 लाख रुपए थी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, विकल्प नंबर 4 सही जवाब है।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 दिया गया है और उसका लघुत्तम समापवर्तक 432 दिया गया है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुणे मौसा। ठीक है, तो पहली संख्या हमें कितनी दी गई है, देखिए पहली संख्या में दी गई है 48 और दूसरी संख्या जो कि y है उसका मान हमें निकालना है। एलसीएम यहाँ पर कितना दिया गया है 432 और एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना दिया गया है 6 दिया गया है। 6 से इसको काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, 8 से इसको काटेंगे तो देखिए 8 पचे 40, 3 बचा 32 हो गया, 8 चौक 32 यानी कि y का मान कितना आ गया 54 आ गया, जो कि विकल्प नंबर 4 में दिया गया। देखिए यानी कि दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 54 हो जाएगी, विकल्प नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को सॉल्व करते समय 99% लोग जो है वो गलती कर देते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। अब नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि तीसरा जो शुक्रवार है वो 16 तारीख को पड़ा और इसके बाद जो मंगलवार आ जाएगा वही हमारा चौथा मंगलवार हो जाएगा। यानी कि हम लोग कैसे सोचते हैं 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से अगर हम लोग सोचें, और 16 तारीख को अगर फ्राइडे था तो 17 तारीख को सैटरडे, 18 तारीख को संडे, 19 तारीख को मंडे और 20 तारीख को ट्यूसडे। यही हमसे पूछा गया था मंगलवार, और हम लोग उत्तर क्या लगा देते हैं 20, और सबसे पहला विकल्प ही आपको 20 दिखेगा। लेकिन ये जो थिंकिंग प्रोसेस है इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए वो पूरी तरीके से गलत है, और 99% इसी तरीके से सोच रहे होंगे इस प्रश्न को सॉल्व करते समय, जो कि ये विकल्प गलत है। क्यों गलत है इसको समझते हैं। देखिए हमसे क्या बोला गया कि किसी महीने का तीसरा शुक्रवार जो है वो 16 तारीख दिया गया है। अब हमें ये नहीं पता कि वो महीना जो है वो किस दिन से शुरू हुआ है, किस दिन से शुरू हुआ है। अगर मान लीजिए कि वो महीना अगर शुक्रवार से ही शुरू हुआ होता, शुक्रवार से शुरू हुआ होता तो पहला शुक्रवार, दूसरा शुक्रवार और तीसरा शुक्रवार, तो जब उसका तीसरा शुक्रवार बीत चुका था और उसके बाद वाला जब शुक्रवार आया तो वो तीसरा ना होकर के दूसरा ही होगा। क्यों, ऐसे समझिए कि पहले वो शुक्रवार से महीना शुरू हुआ, शुक्रवार से महीना शुरू हुआ और उस हफ्ते में शुक्रवार के बाद अब अगला जो मंगलवार आएगा वो अगले हफ्ते में आएगा, अगले हफ्ते में आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यानी एक शुक्रवार बीत चुका, लेकिन मंगलवार जो है जब पहली बार पड़ेगा तो उस हफ्ते का शुक्रवार दूसरी बार पड़ जाएगा, और तीसरे सप्ताह में जब शुक्रवार तीसरी बार पड़ रहा होगा तो मंगलवार जो होगा वो दूसरी बार पड़ रहा होगा, और चौथे हफ्ते में जब आप चलेंगे तो शुक्रवार जब चौथी बार पड़ रहा होगा तो मंगलवार तीसरी बार पड़ रहा होगा। और यही कॉन्सेप्ट इस प्रश्न में पूछा गया है कि तीसरी शुक्रवार और चौथे मंगलवार, यानी कि जब हम लोग चौथे मंगलवार की बात कर रहे हैं यानी कि उस हफ्ते में ये चौथा मंगलवार पड़ेगा जिस हफ्ते में शुक्रवार कितनी बार पड़ेगा, वो पांचवा शुक्रवार पड़ रहा होगा। इसको ऐसे समझिए। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले महीने का पहला दिन कौन सा है वो हमें निकालना होता है। तो पहला दिन कैसे निकालेंगे, हमें दिया गया है कि 16 तारीख को शुक्रवार है, यानी 16 तारीख को क्या है फ्राइडे है, तो प्रत्येक 7 दिन बाद प्रत्येक दिन अपने आप को रिपीट करता है। क्यों, क्योंकि हफ्ता 7 दिन का होता है। तो अगर इसमें से 7 दिन हम लोग निकाल दें तो 9 तारीख आएगा, और यानी कि 9 तारीख को भी फ्राइडे होगा। इसमें से फिर अगर 7 दिन निकाल दें तो 2 तारीख आएगा, और यानी 2 तारीख को भी फ्राइडे होगा। जब 2 तारीख को फ्राइडे है तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा, जिसे हम लोग बृहस्पतिवार बोलते हैं। ठीक है, थर्सडे होगा। 1 तारीख को अब हमें डेट पता चल गया कि क्या होगा, थर्सडे होगा। ठीक है, तो पहला जो मंगलवार पड़ेगा वो कब पड़ेगा, तो देखिए थर्सडे, उसके बाद से फ्राइडे, उसके बाद से सैटरडे, उसके बाद से संडे, उसके बाद से मंडे, उसके बाद से ट्यूसडे। तो 1 तारीख को हमारा थर्सडे पड़ा, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, यानी कि हमारा जो पहला मंगलवार पड़ा वो कब पड़ा, वो 6 तारीख को पड़ा। पहला मंगलवार 6 तारीख को पड़ा। ठीक है, फर्स्ट जो ट्यूसडे है वो 6 तारीख को पड़ा, ये पहला वाला। दूसरा ट्यूसडे कब पड़ेगा, इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी 13 तारीख को पड़ेगा। तीसरा ट्यूसडे कब पड़ेगा, 7 तारीख जोड़ना पड़ेगा, यानी 20 तारीख पड़ेगा। और चौथा ट्यूसडे कब पड़ेगा, फिर 7 तारीख इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 27 तारीख पड़ेगा। तो वहीं मैं प्रश्न में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब आप चौथे मंगलवार की बात कर रहे हैं और प्रश्न में 99% जो लोग सोच रहे होते हैं वो तीसरे मंगलवार को सोच रहे होते हैं, और प्रश्न में हमसे चौथे मंगलवार के बारे में पूछा गया। और ये तभी संभव है जब हमें पहले पता हो कि पहले तारीख को कौन सा दिन पड़ा है, उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होता है।
तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा, तो चौथा मंगलवार जो है वो 27 तारीख को पड़ेगा, जो कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितने शीर्ष होते हैं। देखिए आप अपने स्क्रीन पर त्रिभुजाकार प्रिज्म देख पा रहे होंगे। ये जो कोने बनते हैं इसी को शीर्ष बोला जाता है। देखिए एक, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, ये चौथा कोना, ये पांचवा कोना और ये पीछे वाला, टोटल 6 कोने बनते हैं। यानी कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में टोटल शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 6 शीर्ष होते हैं एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है 6, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 10 रुपये के 6 की दर से केले खरीद करके 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। यहाँ पर देखिए जब भी हम हानि या फिर लाभ निकालते हैं तो एक वस्तु को आपने कितने में खरीदा और उसे कितने में बेचा, उसके आधार पर हम लोग निकाल रहे होते हैं। जबकि प्रश्न में क्या दिया गया है, 10 रुपये में 6 वस्तु खरीदी जा रही है और 6 रुपये में 4 वस्तु बेची जा रही है। तो सबसे पहले एक वस्तु के खरीदने का मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और उसी वस्तु के बेचने का मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हमें निकालना होगा। उस जो कॉस्ट प्राइस है उसके आधार पर हम फिर हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि कितने में खरीदा गया यानी इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 केले खरीदे गए कितने रुपए में, 10 रुपये में। तो एक केला कितने में खरीदा गया होगा, जाहिर सी बात है 10/6 में हुआ होगा। तो इसको अगर हम लोग भाग देते हैं 2 से, तो 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, यानी 5/3 रुपये में एक केला खरीदा गया। ठीक है, यानी कि ये इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या बोला गया है, 4 केले उसने बेचे कितने में, 6 रुपये में। तो 4 केले का मूल्य जो है बेचने का वो 6 रुपये है। तो एक केले का क्या हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। 2 से काट देते हैं तो 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 3/2 रुपये हो गया। ठीक है, 3/2 रुपये, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमें हानि निकालना है। तो हानि कैसे निकालते हैं, जो लॉस होता है वो बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस कितना है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 3/2 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, 5/3 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है, 5/3 × 100। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग एलसीएम लें तो कितना होगा, ये एलसीएम हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9 माइनस 10 और ये डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5/3 और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 100। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, तो ये ऊपर क्या बचेगा, -1/6/5/3 और इंटू का 100 है। तो ये वाला जो होता है ये अंश में गुणा होगा और हर का हर में गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, -3 ये हो जाएगा 30 और गुणे 100। इससे इसको काटेंगे तो 10 बार में जाएगा और इससे इसको काटेंगे तो माइनस का 10% आ रहा है। माइनस का 10%, माइनस यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसको हानि हो रही है। और कितने की हानि हो रही है, तो 10% की हानि हो रही है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 10% हानि उसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है रिक्त स्थान के लिए कौन सा विकल्प सही है। देखिए कहा गया है 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि 1 किलोग्राम में जो होता है वो 1000 ग्राम होता है। तो जब 1 ग्राम की अगर बात आएगी तो क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा। देखिए किस विकल्प में दिया गया है, पहले विकल्प में दिया गया है, यानी पहला विकल्प इसका सही जवाब होगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर विकल्पों में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक विकल्प में 2-2 विकल्प दिया गया है, यानी कि ABCD 4 ऑप्शन जो हमारे दिए गए हैं उसमें से एक ऑप्शन और ज़्यादा सही होगा। तो देख लेते हैं, अगर इसी को अगर हम लोग 1000 से भाग दे दें तो दशमलव में अगर कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा। पहले ये देखिए कहा गया है कि 1 ग्राम में 1000 किलोग्राम, तो ये तो विकल्प पहले ही गलत हो गया, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इसके बाद से देखिए ये वाला ऑप्शन देखिएगा, अगर मैं इसको 10 के घात में कन्वर्ट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 10 पर -3 हो जाएगा, 10 पर घात -3 हो जाएगा। ठीक है,
ये -3 कैसे होता है, इसको ऐसे समझिए, जैसे ऊपर 1 दिया गया है तो 10 पर घात 0 का मान 1 होता है, या फिर किसी भी संख्या पर जब घात 0 लगता है तो उसका मान सदैव 1 होता है। और बटे इसको कितना लिख सकते हैं, 1000 को 10 पर घात 3। घातांक से के नियम से आपने पढ़ा होगा, जब भी यहाँ पर आधार समान रहता है और भाग रहता है आपस में, तो जो घातांक रहते हैं वो आपस में घट जाते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, 10 पर घात 0 -3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 पर -3। यानी कि ये जो वैल्यू थी इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 10 पर -3। तो पहला विकल्प हमारा ये सही था और दूसरा 10 पर घात -3 सही हो जाएगा, ये हमारा गलत था। और इसको जब भाग देंगे तो ये गलत आ रहा है। देखिए अगर इसको हम लोग भाग देते तो ये कितना आता है, 0.001 आता, जबकि यहाँ पर क्या है 3 0 दिया गया, तो ये भी हमारा विकल्प सही नहीं होगा। यानी कि ए बी सी डी में 2 विकल्प सही है, ए और बी वाला। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है ए और बी, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है इतने को प्रतिशत के रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 0.01 का होल स्क्वायर दिया गया और इसको प्रतिशत में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग जो ब्रैकेट में दिया गया 0.1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं, क्योंकि भाग देंगे तो यही वैल्यू हमें मिल जाएगी। और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब स्क्वायर को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी का 2 बार गुणा करना होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 बटे नीचे 10,000 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, 10,000 हो जाएगा। और हमें बोला गया प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 2 0 से 2 0 यहाँ पर कट जाएगा। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई ये किस में कन्वर्ट हो गई, प्रतिशत में। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, 1/100% कह लीजिए, या फिर इसी को भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0.01% कह लीजिए। तो पहला विकल्प हमारा ये सही हो सकता है और दूसरा विकल्प हमारा ये सही हो सकता है। देखते हैं किस विकल्प में दिया गया है। देखिए डी वाले विकल्प में आपको ये वाला ऑप्शन दिया गया है और ए वाले विकल्प में देखिए ये वाला ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ये वाला, बाकी ये गलत उत्तर है और ये गलत उत्तर है। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ए और डी। देखिए ए और डी सही जवाब है। किस विकल्प में दिया गया है, ए और डी, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 ए और डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया गया है यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 दिया गया है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 संख्याएं क्रमशः x और y हैं, तो x और y का अंतर पहले हमें दिया गया कितना, 5 दिया गया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि उनके गुणनफल यानी कि x गुणे y का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, वो दिया गया 36, तो x y का मान 36 हो गया। अब कहा जा रहा है कि उनके व्युत्क्रम का अंतर बताइए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या अगर x है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। अगर कोई संख्या y है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके व्युत्क्रमों का अंतर हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन हो गया, तो पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से भाग कर देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, x - y डिवाइडेड बाई एक्स वाई हो जाएगा और इज इक्वल टू 5/36 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x/xy माइनस y/xy हम लोग लिख सकते हैं बराबर 5/36। अगर xy कॉमन ले लेंगे तो फिर से यही मान आ जाएगा, फिर से यही माना जाएगा। xy अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो फिर से यही माना जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x से x कट जाएगा, यहाँ से देखिए y से y कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचा 1/y माइनस 1/x बराबर 5/36। हमने क्या सीखा कि किसी भी संख्या को अगर 1 बट्टे में लिख देते हैं तो वो उसका व्युत्क्रम कहलाता है। प्रश्न में हमसे पूछा गया उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो पहली संख्या का व्युत्क्रम ये हो गया और दूसरी संख्या के व्युत्क्रम का ये अंतर ये हो गया, तो दोनों के व्युत्क्रमों का अंतर ही तो हमसे पूछा गया था, जो कि कितना आया 5/36, जो कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, दोनों बार घटाया गया है, और जो उसकी ऊंचाई थी उसको 5% बढ़ाया गया है। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है +- x +- y
प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। इसमें आप देखेंगे कि केवल दो ही वेरिएबल है, एक्स और वाई, यानी कि हमारे पास चूंकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की बात की गई है, तो पहले हम लंबाई और चौड़ाई को लेकर के इस फॉर्मूले से देखेंगे कि टोटल कितना परिवर्तन हुआ, जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर ऊंचाई के साथ लेकर के इसी फॉर्मूले में रख करके उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लंबाई भी घटाई गई है और चौड़ाई भी घटाई गई है, यानी कि दोनों को हमें माइनस में लेना होगा, यानी -10 -20, और उसके बाद से दोनों जब माइनस में लेंगे तो दोनों का गुणा होकर के आपस में प्लस में हो जाएगा, और x इंटू वाई यानी कि 10 गुणे 20 करेंगे तो 200 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 2 आएगा। तो अब ये देखिए -20 और -10 मिलकर -30 हो गया, और +2 मिल करके -28% आ गया। ठीक है, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करने से जो प्रतिशत में परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ, -28 का हुआ। अब x की जगह हम लोग -28 लेंगे, ये x की जगह, और y की जगह कितना लेंगे, ये बढ़ोतरी हुआ था। देखिए ऊंचाई में क्या कहा गया, इतना बढ़ाया गया, यानी y क्या है, पॉजिटिव में है 5%। अब इसके बाद से फिर से इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए माइनस का 28 प्लस का 5 और माइनस और प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा। 28 गुणे 5 करेंगे तो 5 8 40 का 0 हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14, डिवाइडेड बाई 100 करना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो -23 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और 1.4 आ जाएगा, यानी कि अब चूंकि दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 23 और 1 मिलकर के 24, और दशमलव ये कितना है, दशमलव के बाद कितना है, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा 0.4। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। देखिए 24.4% उसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा, 24.4% आयतन में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया गया है किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ प्रश्न में अगर अधिकतम संख्या पूछा रहता तो प्रश्न का सॉल्व करने का तरीका अलग होता। प्रश्न में न्यूनतम संख्या पूछी गई है, और न्यूनतम का मतलब क्या होता है, जब भी न्यूनतम की बात आएगी तो वहां पर हमेशा महत्तम समापवर्तक से प्रश्न को सॉल्व किया जाता है, यानी कि HCF। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि जैसे कमरे की लंबाई और चौड़ाई कुछ इसी तरीके से होगी, और यहीं पर हमें वर्गाकार टाइल लगाना है। अब मान लेते हैं कि ये इसकी लंबाई है, तो लंबाई कितना दिया गया, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर दी गई है। अब ये तो आयताकार हमारा फर्श है, लेकिन इस पर जो टाइल लगनी है वो कैसी है, वो वर्गाकार है, यानी कि यहाँ से इस तरीके से टाइल लगते हुए आगे बढ़ेगी, यानी कि जो टाइल होगा उसका लंबाई और चौड़ाई बराबर होगा, और ये तभी संभव होगा कि ये वाली जो कमरे की लंबाई है और जो कमरे की ऊंचाई है, इन दोनों का जब हम HCF लेंगे, वो वैल्यू जो आएगी वही इस वर्ग का एक भुजा का माप होगा। क्यों, क्योंकि HCF क्या होता है, दो संख्याओं का वो गुणनखंड जो कि दोनों में कॉमन हो, और जो दोनों में कॉमन हो वहीं तो इस संख्या को भी और इस संख्या को भी पूरी तरीके से विभाजित करेगा, और वहीं इस वर्ग की भुजा होगी। तो यानी कि ये वाली संख्या लंबाई और चौड़ाई का सीधे हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब चूंकि यहाँ पर मीटर में दिया गया, यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया, या तो दोनों को मीटर में बदल लें या तो दोनों को सेंटीमीटर में बदल लें। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 15 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1500 हो जाएगा, और प्लस 17 यानी 1517 इसकी लंबाई हो जाएगी। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी कि 902 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इन दोनों का HCF हमें निकालना है, दोनों का HCF हमें निकालना है। तो अगर देखिए 1517 को अगर मैं 41 से डिवाइड कर दूं तो देखिए कितनी बार में जाएगा, ये 37 बार में जाता है, और फिर 37 हो जाएगा, यानी कि 1517 का जो गुणनखंड होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 41 गुणे 37। ठीक है, इसी प्रकार से 902 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालें तो 41 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो देखिए कितनी बार में जाएगा, ये पहले 2 बार में अगर हम लोग ले जाएं, जैसे यहाँ पर मैं भाग दे रहा हूँ, देखिए 902 को 41 से 2 बार में जाएगा तो ये 82 हो जाएगा, 8 बचा और 2 हो गया, फिर 2 बार में जाएगा यानी 22 बार में जाएगा, फिर इसको 22 से हो जाएगा, यानी इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा 41 गुणे 22।
अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 41 है, यानी कि इसका HCF क्या हो गया, 41 हो गया। और मैंने आपको क्या बताया, जो लंबाई और चौड़ाई दोनों को बराबर वो संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे वहीं उसकी जो वर्गाकार टाइल होगी उसकी एक भुजा होगी। यानी कि हमें पता चल गया कि वर्गाकार टाइल की एक भुजा कितनी हो जाएगी, वर्गाकार टाइल की एक भुजा 41 सेंटीमीटर होगी। जब इसकी एक भुजा 41 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 41 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास कमरे की लंबाई है और कमरे की चौड़ाई है। ठीक है, और एक टाइल का क्षेत्रफल है। अब अगर कमरे का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लें, फर्श का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे दें तो कुल टाइलों की संख्या हमें पता चल जाएगी। यानी कि क्या करना होगा, कमरे का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 1517 गुणे इसकी चौड़ाई 902 बटे 41 गुणे 41, यही तो करना होगा। 41 से इसको काटेंगे तो ये 37 बार में जाएगा, 41 से इसको काटेंगे तो ये 22 बार में जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 37 गुणे 22 करते हैं तो 2 सत्ते 14 का 4, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7। फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से 74 आ जाएगा, 4 7 4 11 का 1, हाथ में 1 और 7 और 1 8, 814 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 814 टाइलों की संख्या, जो न्यूनतम टाइलों की संख्या होगी वो होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप, दिया गया है गुणनखंड 2153 पर घात 167 में इकाई का अंक क्या होगा। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है नहीं कि इसको आप सॉल्व करने जाएं, तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 1 5 और 3 पर घात 167 दिया गया है। जो इकाई का अंक होता है वही हमारा तय करता है कि उस पर जो घातांक लगाया हुआ है तो इकाई के अंक में क्या आएगा। तो हमारा इकाई का अंक क्या है, 3 है। अगर मैं 3 पर घात 1 लिखूं तो इसका मान क्या आएगा, 3 आता है। 3 पर घात 2 लिखूं तो इसका मान 9 आता है। 3 पर घात 3 लिखूं तो इसका मान 27 आता है, यानी इकाई का अंक अगर हम लोग देखें तो 7 आएगा। मैं केवल इकाई के अंक की बात कर रहा हूं। 3 पर घात अगर हम लोग 4 लिखें तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान 81 आता है, और 81 में अगर इकाई का अंक देखेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद जब 3 पर घात 5 आप लिखते हैं तो 343 आता है, यानी कि ये फिर से रिपीट कर रहा है 3 को। मतलब कि 4 घात के बाद यही संख्या बार बार रिपीट होगी। आप करके देख लीजिएगा, 4 घात के बाद यही संख्या बार बार रिपीट होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस पूरे घातांक को 4 से डिवाइड करना होगा। मतलब कि हम एक ऐसा सेट बनाना चाहते हैं, जिसमें 3 पर घात 4 को अलग कर दें और बाकी को अलग कर दें। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये हो जाएगा कि 3 पर घात 4 का जो इकाई अंक होगा वो हमेशा 1 होता है, और इसके बाद जो बचा रहेगा उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, इस पूरे संख्या से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ 3 से मतलब है, इकाई के अंक से। तो 3 पर घात अगर मैं 167 लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 पर घात 164 और गुणे 3 पर घात 3, क्योंकि जब आधार समान रहता है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो पुनः 164 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 167 आ जाएगा, यानी यही वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कोई भी वैल्यू में परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने इसको 164 क्यों किया, 164 इसलिए किया कि इसको इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर पाएँ। अब जैसे देखिए 364 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पर घात 164 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 164 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितनी बार में जाएगा, 4 चौक के 16 और उसके बाद से 4 एकम 4, 41 बार में। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 पर घात 41 पर घात 4, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पर घात 4 पर घात 41, दोनों का मान एक ही होगा, ठीक है। और गुणे ये वाला जो हमारा वैल्यू था 3 पर घात 3, क्योंकि इतने को ही तो हमने 3 पर घात 4 पर घात 41 लिखा है। जब इसको आप हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर के फिर से 3 पर घात 164 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 3 पर घात 4 का जो इकाई का अंक है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब 1 इसके जगह पर और इस पर घात 41 और गुणे 3 पर घात 3 हमारा है। अब 1 पर कितना भी आप घात लगा लीजिए उसका मान सदैव क्या रहेगा, 1 रहेगा। और गुणे 3 पर घात 27 का मान 3 पर घात 3 का मान कितना आएगा, 27 आएगा। अब हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, 2 से मतलब नहीं है। यानी कि 27 में 1 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा और इसका इकाई का अंक कितना है, 7 है। यही हमसे पूछा गया था कि इकाई का अंक कितना होगा, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया 7 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया गया है यदि एक भिन्न के अंश में 20% और उसके हर में 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न जो है वो 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। मैं मान लेता हूं कि मूल भिन्न x/y है, जहां पर भिन्न का अंश है x और उसका हर है y। अब क्या कहा गया कि उसके अंश में 20% बढ़ा दीजिए। जो प्रारंभिक संख्या होती है या फिर प्रारंभिक जो वैल्यू होती है वो हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करता है। 100% में 20% बढ़ाने को बोला जा रहा है, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 120x हो जाएगा, क्योंकि 100 पहले से था और उसका 20 मैंने बढ़ा दिया, यानी कि 120x हो गया। डिवाइडेड बाई कहा जा रहा है कि हर में 25% बढ़ा दीजिए। जो पहले की वैल्यू होती है वो 100% को डिनोट करती है और उसमें मैं 125% जब बढ़ा रहा हूँ, यानी कि 125 y हो गया। तो कहा जा रहा है कि भिन्न का जो मान है वो 3/5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3/5। तो हमें क्या निकालना है, हमें x/y का मान निकालना है, क्योंकि यही तो हमारा मूल भिन्न था। तो x/y बस यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर मिल गया। इससे इसको काट देते हैं तो 40 बार में जाएगा, इससे इसको काटते हैं तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 5 दूनी 10 और 2 बचा 5 हाँ 25। हमें निकालना है x/y। तो इसको इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और बट्टे में 40 आ जाएगा। 5 से काट देते हैं, 5 हाँ 25 और 5 बटे 40, यानी कि x/y का मान कितना आ गया, 5/8 आ गया। दिए गए विकल्प में देखिए किसमें 5/8 दिया गया, विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया गया है 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि दी गई संख्या में अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। देखिए सभी संख्याओं में अंतिम के 3 अंक को केवल हमें देखना है। इसमें अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, केवल 3 अंक को ध्यान दीजिएगा, तो 8 त्रिक 24, ये 30 बार में जाएगा, यानी ये पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है, तो ये 8 से विभाज्य माना जाएगा। इसको देखिए 3 अंक को अगर मैं 8 से विभाजित करूँ तो 8 दूनी 16, 6 बचा 60 हो गया। ये 8 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो ये विभाज्य नहीं होगा 8 से। इस वाली संख्या को देखिए 8 से मैं काटूँ तो 8 एकम 8, 4 बचा 48 हो गया, 8 6 48, ये पूरी तरीके से कट जा रहा है। लास्ट के 3 अंक यानी ये 8 से विभाजित होगा। इस वाली संख्या को देखिए 8 से अगर मैं विभाजित करने जाऊं तो 8 एकम 8, 4 बचा 44 हो गया, तो ये 44 8 से विभाजित नहीं होगा, यानी ये भी हमारा नहीं कटेगा। यानी कि 8 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो कौन कौन सी हैं, पहला और तीसरा है। दिए गए विकल्प में देखिए पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया गया है एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या जो है वो 8 है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पहले विकल्प को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 6 है, जो कि प्रश्न के अनुसार गलत है, क्योंकि हमसे बोला गया है कि जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। बाकी 3 विकल्पों में अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या 8 है। लेकिन क्या ये एक त्रिक बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 8 6 14 का 4 यहाँ पर आ जाता है, यानी 145, जो कि 100 के स्क्वायर के बराबर नहीं है। इस वजह से मतलब 10 के स्क्वायर के बराबर नहीं है, 10 का स्क्वायर 100 आएगा और इन दोनों का स्क्वायर कितना आ रहा है, 145 आ रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर इसको देखेंगे, देखिए तो 8 का स्क्वायर 64 आता है और 64 का स्क्वायर जो है 4096 आता है, और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो फाइनल वैल्यू आती है 4160। और 512 का अगर आप स्क्वायर देखेंगे तो 512 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2,62,144, यानी ये भी फुलफिल नहीं कर रहा है पाइथागोरस प्रमेय को, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारे पास एक ही विकल्प बचा, आंख बंद करके इसको टिक करिए, यही सही जवाब है। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, दोनों को अगर आप जोड़ेंगे 64 और 225 तो 64 प्लस 225 जो वैल्यू निकल करके आएगी वो निकल करके आएगी 289, जो कि 17 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, 17 के स्क्वायर के बराबर है आपका 289, यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय को पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है, क्योंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है z का मान ज्ञात कीजिए यदि दी गई संख्या, यहां पर एक संख्या दी गई है, 9 से विभाजित है। तो कोई भी संख्या 9 से विभाजित होने का जो नियम है वो ये कहता है कि संख्या में जितने भी अंक
प्रयोग किए गए हैं उन सभी अंकों का जो योग होगा अगर वो 9 से विभाजित है तभी वो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। यानी कि इसमें जो अंक दिया गया है इसको देखिए 4 + 1 + 7 + 8 + z, यही तो है। तो मैं इस सबको जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा 4 × 5, 5 7 12, 12 8 20, 20 + z, 20 + z को अगर मैं 9 से विभाजित करूं तो अगर ये पूरी तरीके से कट जाता है तभी हमारा ये वाला जो संख्या होगा वो 9 से विभाजित होगा। तो 9 का जब आप पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यानी कि इस पूरी संख्या को ऊपर वाले अंश को 27 बनाने के लिए हमें z का वैल्यू कितना रखना होगा, 20 ऑलरेडी है और z का कौन सा ऐसा वैल्यू रख दें कि टोटल ये 27 हो जाए। तो जाहिर सी बात है z का वैल्यू कितना होगा 7 होगा, क्योंकि 20 में 7 जोड़ेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू 27 हो जाएगी और 9 से काटेंगे तो ये 3 बार में पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो वहीं मैं बता रहा हूं कि दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ करके अगर 9 से विभाजित करते हैं और वो संख्या 9 से विभाजित हो रही है तभी वो पूरी की पूरी संख्या विभाजित होगी। और इसके तहत जो z का वैल्यू निकल करके आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, 7 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया गया है 2160 को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है 3 पर घात 1, 2 पर घात -b और 5 पर घात -c का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इसको हमें गुणनखंड के फॉर्म में इस तरीके से व्यवस्थित करना होगा, यानी कि a, b और c का मान पहले निकालना होगा और जो भी वैल्यू a, b, c की आएगी उसको इस इक्वेशन में रख करके हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका गुणनखंड निकालते हैं। 2160 है तो इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 एकम 2 और ये 0 हो जाएगा। इसके बाद से 2 8 16 और ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देते हैं तो 2 5 10, उसके बाद से 40 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देते हैं तो 270 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देते हैं तो 135 बार में जाएगा। उसके बाद से 3 से भाग देते हैं तो 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर 3 से भाग देते हैं तो 15 3 45, 3 से भाग देते हैं तो 5 और उसके बाद से 5 से भाग देते हैं तो 1। यानी कि इसको इस फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, यानी 2 पर घात 4 गुणे 3 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 पर घात 3 गुणे 5 कितनी बार आया, 1 बार, यानी 5 पर घात 1। अब यहाँ से इसको कंपेयर करिए, यहाँ पर 2 पर घात 1 की जगह पर 2 पर घात 4 आ रहा है, यानी कि a का मान कितना आ गया 4। 3 पर घात 3 की जगह 3 पर घात b आ रहा है, यानी कि b का मान कितना आ गया 3। 5 पर घात c की जगह 5 पर घात 1 आ रहा है, यानी कि c का मान कितना आ गया 1। अब इसी इक्वेशन में रख करके देखिए 3 पर घात a का मान कितना है 4 है, तो 3 पर घात 4 हमें रखना होगा गुणे 2 पर घात -b की जगह पर 3 है तो इसकी जगह पर -b रखेंगे, यानी कि 3 हो जाएगा गुणे 5 पर घात c का मान कितना है 1 है, तो -c जब करेंगे तो -1 हो जाएगा। घातांक के नियम से आपने पढ़ा होगा कि 3 पर घात 4 बटे ये जो माइनस होता है इसको हम लोग बट्टे में लिख सकते हैं, यानी 2 पर घात 3 और इसको भी बट्टे में लिख सकते हैं 5 पर घात 1। ठीक है, तो अब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो इसका मान आएगा 81 और नीचे करेंगे तो 2 पर घात 3 का मान 2 गुणे 2 गुणे 2 8 आएगा और गुणे 5, यानी कि 81 बटे नीचे 8 पचे 40, 81 बटे 40 इसका सही जवाब आएगा, जो कि विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 81 बटे 40 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया गया है पार्श्व आकृति में ज्ञात करें कि x का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए 1 के सामने x लिखा गया है और इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले कंपेयर करते हैं कैसे ये सेट किया गया है। 2 के सामने 8 लिखा गया है, 2 पर घात अगर 3 कर दें तो ये 8 आता है। 3 के सामने 27 लिखा गया है, यानी 3 पर घात 3 कर दें तो ये 27 के बराबर आता है। 4 के सामने 64 लिखा गया है, यानी 4 पर घात 3 कर दें तो ये 64 आता है। इसी तरीके से x कैसे आएगा, एक जो संख्या दी गई है इस पर घात 3 कर दें तो 1 पर कितना भी घात हो उसका वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया 1 इसका सटीक जवाब होगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा 1 आएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक क्या होता है, किसी भी श्रृंखला में वो संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है उसे ही उस श्रृंखला का बहुलक बोलते हैं। यानी कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही उसका बहुलक कहलाएगा। अब हमसे बोला जा रहा है कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जा सकता है, तो किसी भी श्रृंखला को जब हम लोग आयत चित्र के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, आयत क्या होता है उसकी बारंबारता दिखाता है इस तरीके से
तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है, कैसे पता चलेगा? यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, और जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है आयत चित्र में वो सबसे ऊपर दिखेगा। यही तो हमसे बोला जा रहा है कि किस माध्यम से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। तो ये आयत चित्र के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि आयत चित्र जो है वो बारंबारता को ही दिखाता है, और सबसे ज़्यादा जो बारंबारता होगी वही तो बहुलक कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया गया है a प्लस बी बटे सी बराबर b प्लस सी बटे ए बराबर c प्लस ए बटे बी इज इक्वल टू के। तो k का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। अगर मैं a प्लस बी बटे सी को k के बराबर रख दूँ तो a प्लस बी का मान क्या आ जाएगा, c के आ जाएगा। इसी तरीके से इस वाले को लेकर के अगर k के साथ देखें तो b प्लस सी का मान क्या आ जाएगा, a के आ जाएगा। और इसी तरीके से इस वाले को k के साथ देखें तो c प्लस a का मान क्या आ जाएगा, b के आ जाएगा। अब 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से a प्लस बी प्लस यहाँ से b प्लस सी प्लस यहाँ से c प्लस a इज इक्वल टू यहाँ से देखिए सी के प्लस ए के प्लस बी के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक ए यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है, यानी 2a हो गया, एक बी यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर है, प्लस 2b हो गया, और एक सी और एक सी मिल करके 2c हो गया। और यहाँ से अगर मैं k कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाता है, देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये a प्लस बी अगर मैं यहाँ से भी 2 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, इससे कट जाएगा और यहाँ पर क्या हमारा मिल जाएगा, k बराबर 2 मिल जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है k का मान क्या हो जाएगा, 2, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर के कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। पहला माप दिया गया 1.2 सेंटीमीटर, दूसरा 4.2 सेंटीमीटर, तीसरा 5.9 सेंटीमीटर और चौथा 8.1 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो सबसे छोटी भुजाओं का योग जो होगा वो त्रिभुज के तीसरी सबसे बड़ी भुजा के योग से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को लेकर के इसके साथ अगर त्रिभुज बनाने की कोशिश करूं तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, जो कि इससे छोटी आ रही है। यानी कि इसको और इसको लेकर के कोई भी त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। अब अगर इसको लेकर के मैं इसके साथ देखूं तो ये इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान 5.4 आएगा और इसका मान 8.1 है। यानी दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के योग से ज़्यादा नहीं हो रही है, यानी कि इसको लेकर भी एक भी त्रिभुज नहीं बन पाएगा। अब अगर यहाँ पर देखिए इसको, ये वाली को और ये को लेकर के अगर हम लोग देखें तो इसको और छोटी वाली को, यानी इसको और इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 9 2 11 का 1 हाथ में 1, 5 1 6 और 1 7, जो कि इससे बड़ी आनी चाहिए, यानी बड़ी नहीं आ रही है। यानी इसको मिलाकर भी कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। अब एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको मिलाकर के एक बार देख लेते हैं। तो छोटी भुजा ये और छोटी भुजा ये, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ करके देखें तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 9 2 11 का 1 हाथ में 1, 5 4 9 और 1 10, जो कि बड़ी है किससे, तीसरी भुजा इससे। यानी कि ये भुजा और ये भुजा मिलाकर के केवल और केवल एक ही त्रिभुज बनने की यहाँ पर संभावना है। बाकी किसी भी 3 माप से कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसको और इसको, जो दो छोटी भुजाएं हैं, उनको जोड़ने पर तीसरी भुजा से इसका मान बड़ा आ रहा है और त्रिभुज की प्रॉपर्टी भी ये कहती है। तो कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, केवल और केवल एक ही त्रिभुज संभव है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया गया है एक भिन्न का हर जो है उसके अंश के दोगुने से 1 अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करिए। मैं मान लेता हूं कि मूल भिन्न जो है वो कैसे निकालना होगा। कहा क्या जा रहा है कि हर जो है वो अंश के दोगुने से 1 अधिक है। तो मैं यहां पर अंश को मान लेता हूं कि इसका अंश x है, तो इसका हर क्या हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, देखिए क्या कहा गया, अंश के दुगने से। अंश कितना है, x है, तो इसका दुगना, यानी इसका दुगना करेंगे तो 2x हो जाएगा। से 1 अधिक है तो उसमें 1 जोड़ेंगे, यानी कि हमारा मूल भिन्न जो बन गया वो कितना बन गया, x बटे 2x प्लस 1, ये मूल भिन्न बन गया। अब क्या कहा जा रहा है कि इस मूल भिन्न के अंश में 2 जोड़ दीजिए। तो x में 2 जोड़ देते हैं, क्योंकि यही तो इसका अंश है। अंश में मैंने क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया। और कहा जा रहा है हर में से 3 घटा दीजिए। ठीक है, हर कितना है इसका हर इतना था 2x प्लस 1, इसमें से 3 घटाने को बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि संख्या 1 प्राप्त हो जाती है। ठीक है,
इसके बाद से इसको देखिए तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करने से पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x + 2 और यहाँ पर देखिए -3 है और ये +1 है, तो मिल करके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यानी कि तिर्यक गुणा आप करेंगे तो 2x और -2 आएगा। ठीक है, x को इधर पक्षांतर करते हैं और इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो क्या आ जाएगा 2x में से x घटेगा तो x बचेगा और -2 इधर आकर के +2 हो जाएगा यानी 4 बचेगा। यानी x का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमारा मूल भिन्न क्या था, मूल भिन्न तो यही था x/2x + 1, तो इसमें मान रख दीजिए x का मान 4, तो 4/4 × 2 8 + 1 9, यानी कि मूल भिन्न क्या हो जाएगा 4/9, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया गया। देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है सरल कीजिए। यहाँ पर बॉडमास रूल से अगर हम लोग सरल करने जाएं तो सबसे पहले जो बार दिया गया रहता है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 13 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया, 6 आया। उसके बाद से देखिए इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 24 में 6 से भाग देंगे तो 4 आएगा, यानी यहाँ तक हमने पूरा सॉल्व कर लिया, इसका मान 4 आया। अब इस मझोले ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए -8 है और ये प्लस का 4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा, यानी कि यहाँ तक पूरा हमने सॉल्व कर लिया और इसका मान 4 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगा, देखिए यहाँ तक पूरा हमने सॉल्व कर लिया और यहाँ तक मान 4 आ रहा है। ठीक है, माइनस में 4 आ रहा था। अब देखिए अब अगर इसको देखें तो -9 और ये माइनस और ये -4 इस तरीके से है। अब इसको जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -9 और ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ 9 में -9 में अगर 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है यदि दो संख्या a और 8 का जो मौसा है वो 4 दिया गया है और अगर इनका लौसा, दो संख्या a और 8 का लौसा 24 दिया गया है तो a का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को जब आप सॉल्व करेंगे मान करके या फिर इस तरीके से दूसरी विधि से तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। इससे अच्छा ये है कि जो हमारे पास विकल्प दिया गया है उसी को लेकर के सॉल्व करते हैं। अगर a का मान हम लोग 10 मान लें तो 10 और 8 का मौसा कहा जा रहा है 4 होगा। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 10 का जो गुणनखंड होगा 2 × 5 होगा और 8 का जो गुणनखंड होगा 2 × 2 × 2 होगा। तो यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, केवल 2 मिल रहा है, यानी कि 10 और 8 का मौसा केवल 2 होगा ना कि 4 होगा, यानी ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरे विकल्प को अगर हम लोग देखें, अगर a की जगह पर मैं 14 रखता हूं और 8 की दूसरा संख्या 8 हो गया तो 14 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 × 7 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 हो जाएगा। यहां से कॉमन गुणनखंड हमें केवल 2 ही मिल रहा है, यानी कि इसका मौसा 4 होना चाहिए, जबकि मौसा इसका केवल 2 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तीसरे विकल्प को देखिए, यहाँ पर 8 दिया गया है तो 8 और 8 का मौसा यानी दोनों में जो कॉमन हो गुणनखंड में, यानी इन दोनों का गुणनखंड क्या होगा 2 × 2 × 2 और इसका भी 2 × 2 × 2 और दोनों में कॉमन क्या होगा 2 × 2 × 2, यानी 8 ही इसका मौसा होगा, जबकि मौसा इसका कितना है 4 है, यानी ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा और आंख बंद करके इसको टिक करिए, यही सही जवाब है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इसमें मान करके चलूँ कि a का मान अगर 12 है तो 12 और 8 का मौसा हमें देखना है, तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 हो जाएगा और 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 हो जाएगा। इसमें से कॉमन कितना आ रहा है, देखिए 2 × 2 और 2 × 2, यानी कि 4 इसका मौसा होगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लौसा देख लेते हैं, a की जगह पर हमें 12 लेकर चलना है और b की जगह पर 8 लेकर के चलना है। 12 का गुणनखंड 2 × 2 × 3 और 8 का गुणनखंड 2 × 2 × 2 होगा। तो सबसे पहले जो कॉमन होता है उतना लिख लेते हैं, तो एक यहाँ पर कॉमन है, ये यहाँ पर कॉमन है और उसके बाद से जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं, तो × 2 हो जाएगा और यहाँ पर × 3 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, यानी इसका लौसा 24 आ रहा है, यानी अगर a का वैल्यू 12 आए तो दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 12 इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किसी आयताकार खेत का जो विकर्ण दिया गया है वो 17 मीटर है और उसका परिमाप 46 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल हमें बताना है। अब खेत आयताकार है तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, आयताकार क्षेत्र में हमें क्या दिया गया, विकर्ण दिया गया है। कितना दिया गया है 17 मीटर दिया गया है। ठीक है, और इसका परिमाप दिया गया है। अगर ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है तो इसका परिमाप क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई, जिसका मान हमें कितना दिया गया 23 दिया गया है। इससे अगर इसको काटें तो कितनी बार में जाएगा, ये 46 दिया गया था, ये 46 था, तो अगर 46 में 2 से भाग दें तो ये कितनी बार में जाएगा 23 बार में जाएगा, यानी l + b का मान हमारे पास कितना आ गया 23 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इस वाले समकोण त्रिभुज में देखिएगा, ये
ये या फिर इस वाले समकोण त्रिभुज में देख लीजिए, दोनों एक ही त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय को ये फुलफिल करेगा। जब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 17 का स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और अगर हम लोग 17 का स्क्वायर देखें तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 289, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हमें मिल गया, 289। अब ये वाला देखिए, ये वाला जो वैल्यू है, इक्वेशन था, इसको हम लोग दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इज इक्वल टू 23 का होल स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर कितना आएगा, 23 का स्क्वायर आता है 529। अब देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, कितना है, 289 है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2LB, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 289 जो है वो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 529 में से 289 अगर हम लोग घटा दें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है 240 आ जाती है। 240 को 2 से काटेंगे तो 120 आ जाएगा। अब एल इंटू बी हमें कितना मिल गया, 120, और एल इंटू बी क्या है, एल जो है वो इस आयत का लंबाई है और बी इस आयत का चौड़ाई है, और आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई ही उसका क्षेत्रफल कहलाता है, और हमसे क्षेत्रफल ही पूछा गया था। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 120 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए 2 पर घात -1 को सरलीकरण से प्राप्त संख्या क्या होगी। तो ऐसे दिया गया 2 पर घात -1 और इस पर घात -1। तो जब भी घात माइनस में होता है तो उसको हम लोग व्युत्क्रम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 पर घात 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसका मान क्या दिया गया, फिर से -1 दिया गया है। ठीक है, फिर से -1, इसका मतलब ये हो गया कि फिर से हम लोग इसको व्युत्क्रम लिख सकते हैं, यानी 1/, अब ये पूरा व्युत्क्रम में चला जाएगा 1/2, क्योंकि 2 पर घात का मान 1 का मान 2 ही आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और /1 यानी इसका मान 2 ही आएगा। अब हमें जो सरल करने से जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो 2 हुई। अब सभी विकल्पों को देखिए, कहा जा रहा है कि 2 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। बिल्कुल सही बात है, 2 जो होता है वो अभाज्य संख्या होता है। और देखिए क्या कहा गया है, ये एक सम संख्या है। बिल्कुल सही बात है, 2 सम संख्या है। 2 का गुणक है, बिल्कुल सही बात है, 2 का गुणक है। और कहा जा रहा है विषम संख्या है। क्या 2 विषम संख्या है, नहीं, ये उत्तर सही नहीं हो सकता। यानी ए, बी और सी पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए 1 में दिया गया है, ABC इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। मान लेते हैं पहली अभाज्य संख्या 3 है और दूसरी अभाज्य संख्या 5 है, इनका योग 8 आएगा। कहा जा रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य संख्या होती है। क्या 8 जो है वो अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो केवल और केवल स्वयं से ही विभाजित होती है, जबकि 8 जो है वो 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से विभाजित हो जाएगा, यानी ये अभाज्य नहीं बल्कि भाज्य संख्या है। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारा जवाब नहीं हो सकता। तीसरे विकल्प को देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, जो कि गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 2 जो है वो अभाज्य संख्या है और सम भी है, यानी कि ये भी हमारा फुलफिल नहीं कर रहा है। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा है, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। क्या ये हो सकता है? 15 अगर हम लोग देखें तो ये एक विषम संख्या है, और ये क्या भाज्य है? बिल्कुल भाज्य है, क्योंकि ये 3 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा, यानी कि एक विषम संख्या भाज्य संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पूछा गया है, एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर जो है वो 60 अंश दिया गया है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? किसी भी बहुभुज में कुल अंतः कोणों का योग जो होता है वो हमेशा n-2 × 180 अंश के बराबर होता है, जहाँ पर n उसमें भुजाओं की संख्या के बराबर है। अब वहीं तो हमसे पूछा गया है कि भुजाओं की संख्या हमें बतानी है, टोटल कितनी भुजा है। तो पहला ये हो गया। अब अगर हम लोग ये देखें कि जैसे मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर, एक बहुभुज मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, अभी हमें भुजाओं की संख्या नहीं पता है, फिर भी मैं इस तरीके से एक मान करके आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। अब बहुभुज जो होता है उसमें सभी कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये वाला कोण, 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 ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, यानी कि
टोटल जितनी भुजा होगी उतना ही कोण उसमें बनेगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें टोटल कोण कितना बना, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से त्रिभुज में देखिए कितनी भुजा होती है, 3 होती है, तो इसमें 3 कोण बनता है। पंचभुज में देख लीजिए, अगर आप देखेंगे पंचभुज में तो टोटल 5 भुजा होती है, तो इसमें कोणों की संख्या कितनी बनेगी, 5 बनेगी। वर्ग में देख लीजिए या फिर आयत में देख लीजिए, इसमें टोटल 4 भुजा होती है, तो कोणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यानी कि बहुभुज में जितनी भुजा होगी उतनी ही उसके कोणों की संख्या होगी। तो ये हमने टोटल कोणों का योग निकाल लिया। अगर एक कोण का मान निकालना रहे तो इसमें भुजाओं की संख्या से हमें भाग देना होगा, क्योंकि भुजाओं की संख्या जो है वही हमारा कोणों की संख्या भी होती है। यानी कि एक अंतः कोण का मान हमने निकाल लिया, इतना आएगा। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। जो अंश है इसका वो क्या डिनोट कर रहा है, टोटल अंतः कोणों का योग डिनोट कर रहा है। और एक कोण का मान अगर हमें निकालना रहे तो टोटल कोणों के योग में अगर कुल कोणों की संख्या से भाग दे दे तो एक कोण का मान हमें पता चल जाएगा। ये हमारा अंतः कोण निकल गया। अब बाह्य कोण कैसे निकलेगा, किसी भी बहुभुज का जो प्रत्येक बाह्य कोण होता है वो उसका फॉर्मूला होता है 360/n, 360/n होता है, ठीक है। तो अब हमारा ये अंतः कोणों का एक अंतः कोण का मान हो गया और ये एक बाह्य कोण का मान हो गया। यहीं तो हमसे बोला गया है कि अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतर 60 अंश दिया गया है। ये अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतर कितना दिया गया है, इसका मान 60 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम n हो जाएगा। यहाँ पर देखिए n-2 × 180 - 360 बराबर 60 हो जाएगा। अब इसको इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो और इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180n - 360 माइनस का 360 और इज इक्वल टू 60n, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 120n हो जाएगा और ये मिलकर के 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 720, और निगेटिव में, और इधर पक्षांतर कर देंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा 720। और 1 0 से 1 0 कट गया और 12 छक 72 हो गया। यानी n का मान कितना आ गया, 6 आ गया। यानी उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब अगर मैं ये मान करके चलूँ कि 6 भुजा होगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। और अब देखें कि इसका अंतः कोण और बाह्य कोण कितना बन रहा है, एक बार देख लेते हैं। देखिए अंतः कोण कैसे बनेगा, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, n-2 गुणे 180। इससे अंतः कोणों, सभी अंतः कोणों का योग पता चल गया। अब टोटल जितने भुजा होती है उतना ही कोण बनता है, इसलिए n से डिवाइड करना होगा। तो n का मान 6 आया हुआ है, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। 4 गुणे 180 बटे n का मान 6 है। तो अगर इसको हम लोग देखें तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और उसके बाद से इससे काट दे तो 60 बार में, और 60 दूनी 120। यानी इसका प्रत्येक अंतः कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 120 अंश बन रहा है। और जब ये 120 अंश बन रहा है तो बाह्य कोण कितना होगा, मैंने आपको क्या बताया था, 360/n, 360/n। यानी कि 360/n अगर आप लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 और n का मान 6 हम लोग ले रहे हैं, तो यानी ये 60 अंश आएगा। तो 120 में से 60 अंश घटाएंगे तो ये 60 अंश वहीं अंतर यहाँ पर बताया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 6 इसका सही उत्तर है। दोस्तों इस प्रश्न पत्र के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं। अभी तक का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया है, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है, तो किसी भी सरल रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। अनंत बिंदु देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया असंख्य, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। अगर 2011 से लेकर के अब तक जितने भी यूपी टेट के पेपर का आयोजन हुआ है, ईयर वाइज सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सोल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।